आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपको एक दिन सफल इंसान बनाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हो और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम औरंगजेब को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे डीपली कर तरीके से। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो के देखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में हमने जो पिछले साल आए हुए प्रश्न है विगत वर्षों में उनको इंक्लूड किया है और जो आ सकते हैं उनको भी हमने बारीकी से डिस्कस किया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात की जाए औरंगजेब के बारे में तो यह 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। औरंगजेब की माँ जो मुमताज महल थी और तथा औरंगजेब के पिता शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां थी। शाहजहां के बीमार होने के कारण उनके सभी उत्तराधिकारियों के बीच जो मुगल साम्राज्य का शासक बनने के लिए जो विवाद आरंभ हुआ, उसी के फलस्वरूप ये जो औरंगजेब था यह सत्ता में आ गया और यह अगला शासक बन गया। वैसे तो शाहजहां के 14 पुत्र हुए, उनमें 7 जो संतान थी वह मर गई और 7 ये बची थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए जिसे जो मुगल साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ उस जिसे उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें सबको हराकर औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था और अपने पिता शाहजहां को आगरा के जो किला हुआ शाहबुर्ज में बंदी बनाकर डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो औरंगजेब का विवाह 1637 ईस्वी में जो फारस यानी ईरान की जो राजकुमारी हुई दिलरास बानो बेगम, जिसको हम रबिया बीबी के नाम से जानते हैं, उनसे हुआ। औरंगजेब ने उस रबिया उल दौरानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब प्रथम मुस्लिम शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो आइए कब कब हुआ। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को जो सामूगढ़ की विजय के उपरांत अब जो अबुल मुजफ्फर जो आलमगीर की उपाधि इसने धारण की। और दूसरा जो इसका राज्याभिषेक हुआ वह 5 जून 1659 ईस्वी को देवराय की विजय के बाद इसका औपचारिक रूप से यह गद्दी पर बैठ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए औरंगजेब को जिंदा पीर तथा आलमगीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने जनता के जो आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए जो राहदरी यानी आंतरिक पारगम्य शुल्क तथा पानदारी, जिसको हम व्यापारिक चुंगियों आदि प्रमुख जो आबबाबों यानी स्थानीय जो कर हुए उनको समाप्त कर दिया। और औरंगजेब ने कुरान की जो नकलें थी उनको तैयार किया तथा टोपिया इसका सिलने का शौक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए औरंगजेब के शासनकाल में जो विद्रोह हुए उनको एक बार डिस्कस करते हैं। औरंगजेब एक कट्टर नीतियों के कारण उसके शासनकाल में कई विद्रोह भी हुए, जिनमें 1667 से 72 के मध्य अफगानों का विद्रोह हुआ। 1669 से 1881 तक मथुरा के जाटों द्वारा विद्रोह हुआ। 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1686 में अंग्रेजों का विद्रोह हुआ और 1689 में राजपूतों का विद्रोह हुआ। 1675 में से लेकर 1707 ईस्वी तक मध्य पंजाब हुआ, उसके सिखों का विद्रोह हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सिख विद्रोह हुआ वह प्रमुख हो जाता है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिख विद्रोह 1675 ईस्वी को हुआ। इसका आधार की बात की जाए तो यह विद्रोह धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। औरंगजेब के विरुद्ध बगावत करने वाले जो सिख जो अंतिम हुए, औरंगजेब के काल में धार्मिक
जो कारण होने से एक मात्र यह विद्रोह था। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 में जो गुरु तेग बहादुर हुए उनके द्वारा यह किया गया। और इसको जो विद्रोह का मेन कारण था, यह उनको प्राण जो दिए जाने के कारण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1704 में जो गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जो जफरनामा भेजा था, इसी के कारण यह युद्ध, इसको बोलते हैं संदेश एक टाइप का। इस प्रकार औरंगजेब की जो धर्मांध एवं जो दूरदर्शितापूर्ण नीतियों से सिख ने एक धार्मिक संप्रदाय को एक लड़ाकू एवं सैनिक संप्रदाय के रूप में बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अपनी जो दूरदर्शिता पूर्ण जो नीतियों के खिलाफ हुई विद्रोह के जो दक्कनी राज्यों एवं मराठों का दमन करते हुए 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब की दुखद मृत्यु हो गई और औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर स्थित जो फकीर बुरहानुद्दीन, जिसको हम शेख जैन उल हक की कब्र के अहाते में दफनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औरंगजेब की कुछ धार्मिक नीतियों के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। औरंगजेब ने गुजरात में कई मंदिरों को नष्ट कराया, जिनमें जो सोमनाथ मंदिर था यह बहुत प्रमुख हो जाता है। औरंगजेब ने बनारस के जो प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर काल में जो वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो मथुरा के, जिसको हम बोलते हैं केशव राय मंदिर, जैसे कई मंदिरों को नष्ट किया इस दुष्ट ने और मस्जिदों का निर्माण कराया। औरंगजेब हिंदुओं पर तीर्थ जो यात्रा करते थे उन पर कर लगाया करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो 1679 ईस्वी में यानी 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जो जजिया कर हुआ करता था वह लगा दिया। और जजिया कर आखिर है क्या, तो यह एक प्रकार का गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला कर था। जजिया कर वसूलने के लिए अमीन नियुक्त किए गए तथा अंत में इसको 1712 ईस्वी में असद खां एवं जुल्फिकार अली खां के कहने पर यह समाप्त कर दिया। अब बात जजिया कर की है, तो ये जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औरंगजेब के काल में कुछ जो कला हुई यानी स्थापत्य कला हुई उसके बारे में बात की जाए तो एक पॉइंट है बीबी का मकबरा। तो यह मकबरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में जो दौलताबाद की, इस मकबरे को जो राबिया उल दौरानी के मकबरा के नाम से भी जानते हैं। यह काले पत्थर से 1678 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। इसे काला ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल तथा जो फुहड़ ताजमहल भी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट, इसकी स्थापना कला थी बादशाही मस्जिद। यह मस्जिद औरंगजेब द्वारा लाहौर में बनवाई गई। यह मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू नकल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए मोती मस्जिद के बारे में, तो दिल्ली के जो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर अपने यार दोस्तों इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई तब तक जारी रखें जब तक आप सफल हो जाए। धन्यवाद।